नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु रहेगा पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी के प्रश्नोत्तर। और प्रश्नों की संख्या जो है वो लगभग 90 होने वाली है। कितने प्रश्न होने वाले हैं? लगभग 90 प्रश्न हैं। और 90 प्रश्न हैं तो थोड़ा सा सरल भाषा में मैंने ये प्रश्न बनाए हैं जो आसानी से इस कहानी को समझने में आपकी मदद करेंगे। साथ साथ में मैं थोड़ा थोड़ा जयशंकर प्रसाद भी, ऐसा नहीं है कि जयशंकर प्रसाद हम छायावाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो एक लंबी चौड़ी कहानी है और उन पर पुरस्कार रहे हैं, पुरस्कार कहानी रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई नया कहानीकार होता ना तो हम इसको पुरस्कार कहानी के साथ साथ उस लेखक को जरूर पढ़ाते। लेकिन जयशंकर प्रसाद के बारे में कौन नहीं जानता और कोई भी ऐसा हिंदी का विद्यार्थी नहीं होगा जो पढ़ेगा नहीं। पुरस्कार कहानी की बात करें तो हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में विशेष रूप से लगी हुई है, ठीक है ना। और बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको आज ये जो है 90 प्रश्न करवाने वाला हूं और साथ में याद भी करवाने वाला हूं। देखते हैं, 1 नंबर से शुरू हो जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा, पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा 1909 ईस्वी में, ठीक है ना, संपादन किया गया। किसका संपादन किया? ए, बै, से या फिर द, किसका संपादन किया गया 1909 ईस्वी में? तो इंदु का संपादन किया गया। किसका? इंदु का। तो क्या है इंदु? 1909 ईस्वी में किस पत्र का, किस पत्र का संपादन किया गया? तो इंदु पत्र का संपादन किया गया। इंदु क्या था वास्तव में? इसका संपादन मतलब प्रेरित करता जयशंकर प्रसाद थे, संपादन करता इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त थे। क्या नाम था? अगर प्रसाद का पूछा जाए तो वो सिर्फ इंदु से जुड़े हुए थे, इसलिए बोल सकते हो आप अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु का संपादन किसने किया था? अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था 1909 ईस्वी में। कब किया था? 1909 ईस्वी में। और इनकी जो प्रारंभिक, प्रसाद की प्रारंभिक कहानियां जो है, प्रारंभिक कहानियां इसी इंदु पत्र में प्रकाशित, इसी पत्र में प्रकाशित होती थी, इसी पत्र में प्रकाशित होती थी। चलते हैं आगे। प्रस्तुत कहानी पुरस्कार, प्रस्तुत कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, प्रस्तुत कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद कृत किस संग्रह से ली गई है? कौन सी कहानी? प्रस्तुत कहानी पुरस्कार कौन सी कहानी है? पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद कृत किस कहानी संग्रह से ली गई है? ए, बै, से या फिर द, ए, बै, से या फिर द, तो किस कहानी संग्रह से ली गई है? आंधी कहानी संग्रह से ली गई है। किस कहानी संग्रह से? आंधी कहानी संग्रह से। जयशंकर प्रसाद की हम बात करते हैं तो कितनी कहानियां लिखी थी उन्होंने? कुछ किताबों में 70 भी आ जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर किताबों में इनकी कुल कहानियों की संख्या 69 है। मैंने पूरी कहानी पढ़ाई है, कहानी का सारांश पढ़ा दिया और उसके बाद अब प्रश्नोत्तर करवा रहा हूं। 3 टुकड़ों में मैं पढ़ा चुका हूं इसको, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा प्रत्येक चीज को। तो प्रसाद की कुल कहानियां 69 कहानियां थी, ठीक है ना, जो 5 कहानी संग्रहों में विभाजित थी। कितने कहानी संग्रहों में? 5 कहानी संग्रह में। कौन कौन से वो कहानी संग्रह थे? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी इंद्रजाल। 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36 कौन कौन से थे? एक बार फिर से बता दूं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। 12, 1912, 1926, 1929, 1931 और 1936 ये इनके सन थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रथम कहानी संग्रह छाया था और अंतिम कहानी संग्रह इनका इंद्रजाल था।
ठीक है ना। इनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद। छायावादी रचनाओं की मैं बात करूं तो कौन सी थी छायावादी? छायावादी रचना थी झरना आंसू लहर कमाईनी। झरना आंसू लहर कमाईनी 18, 25, 33, 35। झरना आंसू लहर कमाईनी 18, 25, 33, 35। झरना आंसू लहर कमाईनी 18, 25, 33, 35। ठीक है ना। ये थे इनके। इन्होंने लिखा था कि ब्रजभाषा में रचित इनकी रचनाएं, ठीक है ना। ब्रजभाषा में रचित, द्विवेदी युग में ब्रजभाषा में रचित इनकी रचनाएं, क्योंकि ये द्विवेदी युग में भी लिख रहे थे। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा में रचित इनकी रचनाएं भी है, काव्य संग्रह भी है। फिर छायावाद काल में, छायावाद युग में ब्रजभाषा में रचित इनकी रचनाएं भी है, और उसके बाद छायावादी रचनाएं, ठीक है ना। छायावाद काल के अंदर खड़ी बोली की रचनाएं वो है झरना आंसू लहर कमाईनी 18, 25, 33, 35। नाटक के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद आता है इंद्रजाल का प्रकाशन कब हुआ था? इंद्रजाल का, इनका कहानी संग्रह, अंतिम कहानी संग्रह, जयशंकर प्रसाद का अंतिम कहानी संग्रह था ये। इंद्रजाल कब हुआ था इसका प्रकाशन? अभी बताकर गया हूं 12, 26, 29, 31, 36। तो 36 में, 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कहानियों की बात करें तो नीरा मधुआ बेड़ी सालवती गुंडा, नीरा मधुआ बेड़ी सालवती गुंडा, छोटा जादूगर, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है ना। नीरा मधुआ बेड़ी सालवती गुंडा और छोटा जादूगर, ये इनकी प्रमुख कहानियां भी मानी जाती हैं। प्राचीन के एक निरंबर कोने से अब हम चलते हैं कहानी पर। यहां से कहानी शुरू होती है। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी वहां से शुरू होती है कि चारों तरफ बादल, क्योंकि कहानी की भाषा जो है वो काव्यात्मक है। कहानी की भाषा जो है वो काव्यात्मक है। जयशंकर प्रसाद ने चाहे नाटक लिखे और चाहे कहानियां लिखी, चाहे उपन्यास लिखे, उनकी भाषा जो थी वो प्रमुख रूप से, कवि थे उनकी भाषा काव्यात्मक थी और प्रमुख रूप से तत्सम शब्द प्रधान थी। संस्कृतनिष्ठ जिसे बोलते हैं, तत्सम शब्द प्रधान, ठीक है ना, संस्कृतनिष्ठ थी उनकी जो भाषा थी। पुरस्कार जो कहानी है, इस कहानी में व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम दोनों का द्वंद्व दिखाया गया है। व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम का द्वंद्व दिखाया गया है। पात्रों की बात करें तो ये कहानी जो है एक प्रकार की नायिका प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? यह एक प्रकार की नायिका प्रधान कहानी है। नायिका इसकी है मधुलिका, नायिका जो है वो इसकी मधुलिका है और नायक जो है वो इसके अरुण है। नायक जो है वो अरुण है। अन्य पात्र की बात करें जिसका नाम है वो है अग्निसेन। उसके अलावा एक राजा है, राजा साहब जिनका नाम है, एक वृद्ध मंत्री है और एक सेनापति है, प्रमुख सेनापति है, ठीक है ना। ये 4-5 नाम इस कहानी में आते हैं। मधुलिका जो है वो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली है। सारी घटना जो घटती है पुरस्कार कहानी की वो श्रावस्ती की है। श्रावस्ती क्या है? कौशल राज्य की राजधानी है। कौशल का ही एक दुश्मन राज्य है जिसका नाम है मगध। अरुण कहाँ का रहने वाला है? अरुण मगध का रहने वाला है। और जो एक नाम और आता है सिंहमित्र, मधुलिका है उसके पिता का नाम सिंहमित्र है। और उन्होंने जब मगध और कौशल के मध्य जब युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी और मगध से कौशल की लाज बचाई थी। तो मधुलिका के पिता जो थे एक वीर थे और देश प्रेमी थे, देश से प्राणों से बढ़कर प्रेम करने वाले थे। और उनकी जो है मतलब उनके बारे में पूरा कौशल जो है जानता है कि कितने वो बड़े वीर थे। और मधुलिका को किससे प्रेम हो जाता है? अरुण से, ठीक है ना। युवराज, मगध के युवराज अरुण से प्रेम हो जाता है। तो ये सारी कहानी है। कहानी बता देंगे, सारे प्रश्नोत्तर हल हो जाएंगे। देखते हैं आगे आपको कितना कहता है। तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। देखते हैं, ये कथन है कहानी का। प्राचीन के एक निरंबर कोने से, निरंबर मतलब हम मेघ रहित भी कह सकते हैं, ठीक है। कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। उपयुक्त पंक्ति में स्वर्ण पुरुष किसे कहा गया है? उपयुक्त पंक्ति में स्वर्ण पुरुष किसे कहा गया है? राजकुमार अरुण को, चंद्रमा को, कौशल नरेश को, सूर्य को। तो किसको कहा गया है? सूर्य को। किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। निरंबर मेघ रहित कहने का मतलब यह है कि जैसे ही कहानी शुरू होती है तो ऐसा दिखाया गया है कि चारों तरफ
बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात होने वाली है, वर्षा होने वाली है। अब वर्षा होने वाली क्यों है? क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र की बात चल रही है कि आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है। आर्द्रा नक्षत्र होता है जिसमें खेती प्रारंभ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों जो बरसात है वो प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। वर्षा जो है वर्षा काल माना जाता है, तो शुभ माना जाता है इन दिनों अगर कृषि प्रारंभ की जाए। तो इसलिए जो कौशल राज्य है उसका नियम था कि प्रत्येक वर्ष राजा साहब कृषि प्रारंभ करते थे। वो किसी एक की भूमि चुनी जाती थी जो खेती के लिए अधिक उपजाऊ रहती थी, ऐसी एक भूमि चुनी जाती थी और राजा साहब उस खेती का चौगुना मूल्य देते थे और उसके बाद क्या है वो खेती राजा की हो जाती थी, उस पर खेती जो है वो किसान ही करता था, प्रारंभ ये करते थे। तो इस तरह ये बताया गया है कि किस तरह से चारों तरफ बादल थे, लेकिन एक कोना जो था वो बादल रहित था और वहीं से वो पुरुष रूपी सूर्य जो है वो झांक रहा था। ठीक है ना? तो कौन? सूर्य, याद रख लेना। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। प्रस्तुत पंक्तियों में स्वस्त्ययन का अर्थ है, बताइए, कहानी पढ़कर गए हैं आप। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया प्रस्तुत पंक्ति में। ठीक है ना? स्वस्त्ययन करना मतलब किसी भी शुभ कार्य को, राजा साहब क्या कर रहे थे? एक शुभ कार्य प्रारंभ कर रहे थे, तो किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्त्ययन किया जाता है। स्वस्त्ययन का तात्पर्य है मांगलिक मंत्रोच्चारण करना। स्वस्त्ययन का अर्थ है मांगलिक मंत्रोच्चारण करना। चलते हैं आगे। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित। अनुरंजित का वैसे तो होता है अर्थ होता है अतिशोक्ति। अनुरंजित का अर्थ होता है अतिशोक्ति, और अतिशोक्ति से तात्पर्य यह है कि हम यहाँ हेम किरणों से, प्रभात सुबह की हेम किरणों से, हेम मतलब स्वर्ण, ठीक है ना? तो स्वर्ण किरणों से अनुरंजित भरा हुआ नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका किसके समान बरस पड़ा। भी नन्ही नन्ही बूंदे थी, तो वो इधर से सूर्य की रोशनी गिर रही थी, उधर से बूंदे, तो वो बूंदे भी क्या है कि हम कह सकते हैं कि स्वर्ण के समान नजर आ रही थी। ठीक है ना? स्वर्ण के रंग की वो नजर आ रही थी। तो उनके बारे में कहा गया कि वो किसके समान लग रही थी? ए बै से या फिर द, तो किसके समान लग रही थी? वो स्वर्ण मल्लिका के समान लग रही थी। स्वर्ण मल्लिका के समान लग रही थी। कौशल में उत्सव से संबंधित संगत कथन छांटिए। अब कौशल में उत्सव चल रहा है, कौशल में उत्सव चल रहा है, उससे संबंधित संगत कथन भी। कहानी में जो जो वाक्य आए हैं वो ये वाक्य सही है या इनमें से कोई गलत है, ये आपने देखना है। नगर तोरण से जय घोष शुरू हुआ। क्या वास्तव में नगर तोरण से जय घोष शुरू हुआ था? बिल्कुल सही है, नगर तोरण से जय घोष शुरू हुआ था। नगर तोरण क्या होता है? नगर का मुख्य द्वार होता है जिसे उत्सव आदि पर सजाया जाता है, या एक बनावटी हम द्वार भी कह सकते हैं जो विवाह आदि में बनाया जाता है, या किसी बड़े उत्सव में एक मतलब बनावटी द्वार जो है वो बनाया जाता है। जैसे हम किसी तरह छोटे बड़े प्रोग्राम होते, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं मंत्री आदि के या बड़े बड़े महात्माओं के, तो वहाँ हम देखते हैं कि एक द्वार बनाया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि द्वार जो होता है वो एक अलग जगह होता है और वहाँ क्या एक अलग प्रकार का, क्योंकि खाली जगह में ये कार्यक्रम होता है तो वहाँ एक बड़ा द्वार बनाया जाता है, तो उसे भी हम नगर तोरण से कह सकते हैं। और वहीं से जय घोष, किसकी जय घोष? राजा साहब की जय घोष। कहाँ के राजा साहब की जय घोष हो रही है? ये कौशल के राजा साहब की जय घोष हो रही है। और किस जगह हो रही है? ये श्रावस्ती में हो रही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि राजा साहब जो है आज कृषि प्रारंभ करने वाले हैं। रथों, हाथियों और अश्वरोहियों की पंक्ति जम गई। बिल्कुल, चारों तरफ रथ थे, हाथी थे, अश्वरोही थे, पंक्तियां लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के थाल कुमकुम और खीलों से भरे हुए थे। बिल्कुल सही है। अगर सभी सही है तो फिर उपयुक्त सभी है, सभी सही है तो फिर उपयुक्त सही है। उत्तर है हमारा द। उत्तर है हमारा द। अलग से लिख देता हूं, ठीक है ना? प्रश्न संख्या 8, किशोरी कुमारी। थोड़ी सी स्पीड रहेगी क्योंकि प्रश्न हमारे 90 हैं, ठीक है ना? किशोरी कुमारी, शुरुआत में थोड़ा कहानी के बारे में मैं बता दूं, बाद में अपने स्पीड से चलेंगे। किशोरी कुमारियों ने महाराज पर किसकी वर्षा की? जो कुमारियां थी उन्होंने किसकी वर्षा की थी? फूलों की, खीलों की, फूलों व खीलों की, रंग की, किसकी वर्षा की थी? बताइए। किशोरी कुमारियों ने महाराजा पर
किसकी वर्षा की थी? किशोरी कुमारियों ने महाराजा पर किसकी वर्षा की थी बताइए? फूलों व खीलों की, दोनों की, न केवल फूलों की न खीलों की, फूलों व खीलों की, लेकिन रंग की नहीं की थी, याद रख लेना। कौशल के प्रसिद्ध उत्सव में महाराज एक दिन के लिए क्या बनते थे? कौशल के प्रसिद्ध उत्सव में महाराज एक दिन के लिए क्या बनते थे? माली, मजदूर, बढ़ई, कृषक। तो क्या बनते थे? कृषक बनते थे, किसान बनते थे एक दिन के लिए। कौशल उत्सव से संबंधित संगत कथन। कौशल उत्सव में जो जो बातें हुई थी, जो जो उससे संबंधित है, उससे संगत कथन देखना है। इस दिन इंद्र पूजन धूमधाम से होता था। क्या केवल कृषि प्रारंभ होती थी? अगर कृषि प्रारंभ होती थी तो किसकी पूजा होती थी? क्या इंद्र की पूजा होती थी वास्तव में? हाँ, बिल्कुल इंद्र पूजन होता था। किसकी पूजा होती थी? इंद्र की। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहली, दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इसमें भाग लेते थे। बिल्कुल सही है, दूसरे राज्यों से युवक राजकुमार इसमें भाग लेते थे। और इसी कड़ी में मगध का जो युवक था, हालांकि शत्रु था, लेकिन मगध का जो युवक राजकुमार जो था अरुण, वो भी इसमें भाग लेता है। और इसी दौरान वो मधुलिका को देखता है, क्योंकि जिस खेत पर कृषि की जानी थी राजा साहब द्वारा, वो खेत मधुलिका का चुना जाता है। ठीक है, और बीज देने का सौभाग्य जो है वो मधुलिका को ही प्राप्त होता है। और उस वक्त अरुण उसे देखकर मुग्ध हो जाता है, उस पर मोहित हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है और फिर उससे जाकर प्रणय निवेदन करता है। लेकिन वह प्रणय निवेदन अस्वीकार कर देती है। वह कहती है कि मैं जो हूँ एक कृषक बालिका हूँ और अब तो मेरे पास मेरी कृषि भी नहीं रही है, क्योंकि वो सारी कृषि मैंने अब राजा को दे दी है, और तुम एक राजकुमार हो तो मैं तुम्हारा प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं कर सकती है। तो ये यहाँ इस तरह से कहानी बनती है। यह उत्सव प्रतिवर्ष होता है। बिल्कुल, यह उत्सव जो था यह प्रतिवर्ष होता था। राजा साहब प्रतिवर्ष किसी की भूमि को चुनते थे और उस पर वो एक दिन के लिए खेती करते थे और उसे उसका चौगुना मूल्य देते थे। साल भर के लिए वो जमीन राजा साहब की ही रहती थी। तो उत्तर है द। उपयुक्त सभी सही है, उत्तर द है, उपयुक्त सभी। राजकुमार अरुण किस देश का राजकुमार था? अब आसान आ गया, किस देश का था? मगध का। ठीक है ना, किस देश का राजकुमार था? मगध का राजकुमार था, कोई समस्या नहीं है। बीजों का एक थाल लिए महाराज के साथ कौन चल रही थी? बीजों का एक थाल लिए महाराज के साथ कौन चल रही थी? किशोरियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, मधुलिका व किशोरियां। मधुलिका, बताइए। बीजों का एक थाल लिए महाराज के साथ कौन चल रही थी? बीजों का एक थाल लिए महाराज के साथ कौन चल रही थी? बताइए, कौन चल रही थी? बीजों का एक थाल लिए महाराज के साथ कौन चल रही थी? सारी चल रही थी क्या? कहानी तो पढ़ी होगी आपने, 2 बार तो मैंने ही पढ़ा दी है। उत्तर सही नहीं आता तो फिर बड़ी गड़बड़ है भैया। इसके बाद ये बताना कि आपके अगर जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं ना, तो वो इतना जरूर बताना कि उनके कितने सही हुए। ठीक है ना, 1 मिनट का काम होता है। 90 क्वेश्चन है, 85 सही हुए हैं, 80 सही हुए हैं, 75 सही हुए हैं, कि या इससे भी कम सही हुए। ठीक है ना। किशोरियां, सौभाग्यवती स्त्रियां, मधुलिका व किशोरियां। तो मधुलिका कौन है? मधुलिका। इस वर्ष किसके खेत को इंद्र पूजन तथा महाराज की खेती हेतु चुना गया था? किसके खेत को चुना गया था? ए, ब, स या फिर द? बताइए, ए, ब, स या फिर द? मधुलिका के खेत को। किसके खेत को चुना गया था? मधुलिका के खेत को चुना गया था। कोशे वसन, कोशे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। प्रस्तुत पंक्ति में कोशे वसन का अर्थ एवं उसके सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है ना, इसमें हमें बताना है कि एक तो कोशे वसन का अर्थ क्या है, एक तो कोशे वसन का अर्थ क्या है, और दूसरा ये लिखा है कोशे वसन उसके शरीर। तो किसके शरीर पर, ये दोनों बताने हैं हमने। ठीक है ना, तो उसके तो ये देखो सभी मधुलिका है, कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, अब इधर देखना है कि कोशे वसन क्या है। क्या सूती वस्त्र है, क्या रेशमी वस्त्र है, क्या पीला वस्त्र है, क्या काला वस्त्र है? तो कौन सा वस्त्र है? रेशमी वस्त्र। कोशे वसन किसको कहा गया है? रेशमी वस्त्र को कहा गया है। मधुलिका से संबंधित संगत कथन छांटिए। मधुलिका से संबंधित संगत कथन छांटिए, देख लेते हैं। वह कभी अपने कोशे वसन को संभालती, कभी अपने रूखे
अलकों को। क्या ये पंक्ति सही है? क्या ऐसी पंक्ति पुरस्कार कहानी में आई है? तो आपको बता दूं, आई है। क्या है कि वह कभी अपने कोश्य वसन रेशमी वस्त्रों को संभालती तो कभी अपनी रूखे अलकों को। और यही छवि जो है कहीं न कहीं अरुण को मोहित कर गई थी, ऐसा इस कहानी में बताया गया है। ठीक है। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। बिल्कुल सही है। कृषक बालिका किसे कहा गया है? कृषक बालिका, कृषक बालिका यहाँ मधुलिका को कहा गया है। किसे कहा गया है? मधुलिका को कहा गया है। शुभ्र भाल पर, सफेद मस्तक पर श्रम कणों की, पसीने की बूंद की भी कमी न थी। बहुत अधिक पसीना भी आ रहा था उसके माथे पर मेहनत से। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिर उठती थी। सम्मान और लज्जा दोनों ही थी। ठीक है ना, सम्मान भी थी और लज्जा मतलब वो युवती थी, कुमारी थी, इसलिए लज्जा थी। सम्मान इसलिए था क्योंकि उसकी भूमि को राष्ट्रहित के लिए चुना गया था, इसलिए कहीं न कहीं सम्मान की भावना थी। तीनों सही है, उपयुक्त सभी उत्तर। सब लोग महाराज का हल चलाना किस भाव से देख रहे थे? बड़े सिंपल है लेकिन उत्तर निकालने फिर भी मुश्किल रहेंगे। सब लोग महाराज का हल चलाना किस भाव से देख रहे थे? प्रशंसा से, गर्व से, विस्मय से, कुतूहल से, उपयुक्त सभी। तो विस्मय से, कुतूहल से। उपयुक्त सभी उत्तर नहीं है, सोच लेना भैया। आह कितना भोला सौंदर्य, आह कितना भोला सौंदर्य, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। पंक्ति में किसके भोले सौंदर्य और सरल चितवन की बात कही गई है? तो मधुलिका के। किसके? मधुलिका के। मधुलिका को खेत के पुरस्कार स्वरूप, मधुलिका को खेत के पुरस्कार स्वरूप क्या दिया गया? मतलब मधुलिका का खेत जो है खेती के लिए चुना गया था और वर्ष भर के लिए वो खेत किसका होने वाला था? वो राजा साहब का होने वाला था। तो लेकिन उसके बदले उनको क्या पुरस्कार दिया गया था? वैसे तो उसका क्या दिया जाता था? चौगुना मूल्य दिया जाता था, खेत का चौगुना मूल्य दिया जाता था और यही राष्ट्रीय नियम था। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, एक दूसरा खेत, एक गांव की जागीर, उपयुक्त सभी। तो थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, क्या दिया गया था? थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया? बताइए क्या किया? स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी, महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी, अपने पास रख ली, प्रसन्नता से सबको बांट दी। तो बताइए क्या किया था? महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी, महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दी। अपनी टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप। व्याख्याता टेस्ट सीरीज 150 वीडियो आपको मिलेंगे सिर्फ 149 रुपये में। और जो प्रश्नोत्तर रहेंगे वो बड़े बड़े प्रश्न रहने वाले हैं। और पहले आप YouTube पर देख लें, शुक्ल नगेंद्र आदि से संबंधित, मेरी साहित्य से संबंधित टेस्ट सीरीज देख लें, उसके बाद आप प्रश्नों को देखें। वरिष्ठ अध्यापक टेस्ट सीरीज भी 150 वीडियो केवल 149 रुपये में। जो 99 में थे वो 149 में हो गए हैं, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र के 50 वीडियो केवल 149 में। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल 50 वीडियो केवल 149 में। अभी अवसर है, नहीं तो 149 से 250 हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 50 वीडियो, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें केवल हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा केवल 149 में, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि ये वाले जो वीडियो हैं दो, ये जरूर खरीदें। ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना, इन वीडियो को देखकर। मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार न करते हुए क्या कहा? मधुलिका ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार नहीं की थी क्योंकि मधुलिका की भूमि जो थी वो 1 वर्ष के लिए खेती के लिए चुनी गई थी। उसे उसका चौगुना मूल्य दिया गया था। चौगुने मूल्य के रूप में क्या दिया गया था? स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी, थाल भर के स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी। और वो स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने राजा साहब के ऊपर से न्यौछावर करके
बिखेर दी थी। अब आगे देखते हैं क्या किया था। देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। क्या कहते हुए यह स्वीकार किया था? देव, यह मेरे पिता की भूमि है, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। इस भूमि का मूल्य कम है, इस भूमि पर मैं स्वयं खेती करूंगी। तो क्या था उत्तर कि देव, राजा साहब को कहा गया यहां, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसे बेचना अपराध है। मैं राष्ट्र का सम्मान करती हूँ, उसके नियमों का सम्मान करती हूँ और किसी भी स्थिति में उससे इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन यह भूमि जो है यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसका मूल्य स्वीकार करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि मैं इसका कोई भी मूल्य नहीं लगा सकती, इसे बेच नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे लिए पूजनीय है, और कोई भी वस्तु जो पूजनीय रहती है उसे हम बेच नहीं सकते हैं। अबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार। अबोध क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कथन किसका है? अबोध क्या कह रही है? बताइए, कौन हो सकता है ऐसा कहने वाला? कौन है? ए, बै, स या फिर द? तो वृद्ध मंत्री। ऐसा किसने कहा था? वृद्ध मंत्री ने कहा था। कथन जो है वो या तो सेनापति का कथन आएगा, वो आपको पहचानने में समस्या होगी, या वृद्ध मंत्री का कथन आएगा, उसको पहचानने में समस्या होगी, या महाराज का कथन होगा। इन तीन लोगों के जो कथन आएंगे वो एक जैसे होंगे, तो वो पहचानने में आपको समस्या होगी। अरुण का जो भी कथन आएगा वो आप आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। मधुलिका का जो भी कथन आएगा वो भी लगभग आप पहचान लेंगे, लेकिन इन तीनों के कथन, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वृद्ध मंत्री का जो कथन रहेगा, अब वृद्ध मंत्री का कथन और महाराज का कथन, इनके कथन एक ही जगह होंगे, थोड़ा सा पहचानने में समस्या आएगी। लेकिन सेनापति का कथन जो है, ये सेनापति का कथन तब होगा जब दूसरी बार मधुलिका, मतलब मधुलिका जो जंगल से वापस लौट रही होगी कहानी के अंत में, ठीक है ना, और जब वो ये कह रही होगी कि सुबह आज ही रात को, ठीक है ना, श्रावस्ती पर आक्रमण होगा और श्रावस्ती को अपने अधिकार में कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? एक राजकुमार के द्वारा, मगध के राजकुमार के द्वारा। अतः जितना जल्दी हो सकता है उसे बचाया जा सके। तो ये सारी जो बातें हैं ये सेनापति से की जाएंगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इसमें कथन आ जाएंगे। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, कथन किसका है? राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर, कथन किसका है? तो कथन है ए, बै, स या फिर द, तो किसका है? मधुलिका का। किसका कथन है ये? मधुलिका का कथन है। किसका कथन है? मधुलिका का कथन है, क्योंकि वो जब वो इनकार करती है स्वर्ण मुद्राएं लेने से कि मैं मूल्य नहीं ले सकती, तो वो कहता है, मंत्री जो वृद्ध मंत्री है वो कहता है कि ये तो राजकीय नियम का तिरस्कार है, यह राजकीय नियम का तिरस्कार है, और इसमें क्या है, इसके साथ साथ न केवल चौगुना मूल्य दिया जाता है, बल्कि जो ये भूमि देता है वो राजकीय रक्षण का अधिकारिणी भी रहता है। तो तुम राजकीय रक्षण की भी अधिकारिणी बन गई हो। तब वो उनको कहती है, वृद्ध मंत्री को, कि राजकीय रक्षण के अधिकारी तो सारी प्रजा है, राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो समस्त प्रजा है। उत्सव के परंपरागत नियम है। बताइए, उत्सव के परंपरागत नियम है, कौन से है उत्सव के परंपरागत नियम? किसी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुनना, किसी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुना जाता था, बिल्कुल सही है, एक नंबर सही है। किसी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुना जाता। भू संपत्ति का चौगुना मूल्य अनुग्रह पूर्वक दिया जाता था। तो भू संपत्ति जो है उसका चौगुना मूल्य दिया जाता था। कितना दिया जाता था? चौगुना मूल्य उसका दिया जाता था, यह भी सही है। खेती को वही व्यक्ति जिसकी भूमि को वर्ष भर के लिए लिया जाता था, खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ये जो कथन है ये कथन नहीं है, ये पूरी कहानी है। इनको कैसे भी घुमा फिरा के आपको बोलेंगे ना तो आप उसका उत्तर निकाल लोगे। किसी अच्छी भूमि को उत्सव के लिए चुना जाता था, ये चुनना छोड़ दो, चुना जाता।
भू संपत्ति का चौगुना मूल्य अनुग्रह पूर्वक दिया जाता। खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता था और वह राजा का खेत कहा जाता था। तो उत्तर है उपयुक्त सभी, उत्तर है उपयुक्त सभी। ये उत्सव के परंपरागत नियम थे, ठीक है ना। मधुलिका के पिता कौन थे? मधुलिका के पिता कौन थे? ए, बै, सै या फिर दै? तो मधुलिका के पिता थे सिंह मित्र। मधुलिका के पिता कौन थे? सिंह मित्र थे। इन्होंने ही मगध से कौशल की लाज बचाई थी। वीर सिंह मित्र, सिंह मित्र के लिए वीर शब्द का प्रयोग किया गया है। वीर सिंह मित्र। जिन्होंने मगध से कौशल की लाज बचाई थी। क्योंकि सिंह मित्र के कारण, एक छोटी सी कहानी हो रही है। सिंह मित्र के कारण क्या हुआ था कि मधुलिका ने जब अपनी भूमि राज्य को दान कर दी तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके खाने के भी समस्या हो गई। वो बहुत दुखी रहने लगी, उस पर विपदाओं के पहाड़ टूट पड़े, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में 3 वर्ष तक वो लगातार इसी स्थिति में अपना जो गुजर बसर करती है, लोगों के खेतों में काम करती है, वहाँ उसे जो कुछ मिलता है उसी से वह अपना जो है मतलब गुजारा भत्ता उसका चलता है। लेकिन 3 वर्ष बाद अचानक क्या है कि उधर से अरुण को क्या है कि विद्रोह के कारण वहाँ से निर्वासित कर दिया जाता है मगध से। वह रात को आता है और वह झोपड़ी में रह रही होती है। वह झोपड़ी को जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो वह मिलते हैं, दोनों बात करते हैं। फिर वह क्या है कि अरुण उसे कहता है कि मैं तुम्हें, वह 100 सैनिकों के साथ आता है अरुण, और वह मधुलिका को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ की रानी बना दूंगा मगध कौशल की, ठीक है, तुम मेरा साथ दो। साथ देने के लिए वह कहता है कि तुम दक्षिणी नाले के पास की जो भूमि है, जंगल है, वो भूमि मांग लो, वहाँ से अपने क्या है कि उस पर आक्रमण करेंगे और अपने कौशल को जीत लेंगे। तो वह भूमि क्या होती है? वह सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि होती है। मधुलिका राजा के पास जाती है कि मुझे मेरी भूमि के बदले भूमि चाहिए। तो राजा साहब कहते हैं कि बताओ कौन सी भूमि चाहिए तुम्हें? तो वह कहती है कि दक्षिणी नाले के पास की जो जंगली ज़मीन है, जंगल युक्त जो ज़मीन है, वह मुझे दे दीजिए। मुझे कुछ लोग मिले हैं जिनके साथ मिलकर मैं उन्हें साफ करूंगी और वहाँ खेती करूंगी। राजा साहब कहते हैं कि वह सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि तुम कौशल के वीर, जिसने मगध से कौशल की लाज बचाई थी, सिंह मित्र की कन्या हो, इसलिए तुम्हें यह भूमि दी जा सकती है। मतलब सिंह मित्र वो थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कौशल के लिए कर दिया था, और उसी कौशल को मधुलिका ने प्रेम के वश होकर अरुण को सौंपने जा रही थी। लेकिन उचित समय पर उसे लगता है कि वह भटक गई है, गलत रास्ते पर चली गई है। वह जिसके पिता ने इस कौशल के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, और आज वह उसी कौशल को शत्रु के हाथ बेचने जा रही है, तब वह वापस आती है और फिर सबको बताती है कि इस तरह से फिर अरुण को पकड़ लिया जाता है। आगे की कहानी चलते हैं धीरे धीरे, प्रश्नों के उत्तर सारे हल हो जाएंगे। सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, कथन किसका है? सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, किसका कथन है? ए, बै, सै या फिर दै? तो ये है महाराज का कथन। किसका कथन है? ये महाराज का कथन है। सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी। उत्सव के लिए चुनी गई भूमि का कितना मूल्य दिया जाता है? उत्सव के लिए चुनी गई भूमि का कितना मूल्य दिया जाता था? मैंने बता दिया आपको, 4 मूल्य दिया जाता था, 4। उत्सव के लिए चुना गया खेत किसका खेत कहलाता था? उत्सव के लिए चुना गया खेत किसका खेत कहलाता था? राजा साहब का। कहानी हम पढ़ते हैं, याद नहीं रहती है। यहां प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको कहानी का एक एक बिंदु याद करवा दूंगा। महाराज को किस कारण विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी? महाराज को किस कारण विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी? कठिन परिश्रम के कारण,
तेज धूप के कारण, एवं बै दोनों के कारण, विचार संघर्ष के कारण। तो किसके कारण? विचार संघर्ष के कारण। किसके कारण? विचार संघर्ष के कारण। मधुलिका उत्सव समाप्त होने के बाद कहाँ बैठी रही? मधुलिका उत्सव समाप्त होने के बाद कहाँ बैठी रही? विश्राम भवन में, अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे, अपने खेत में विशाल वट वृक्ष के नीचे, अपने खेत में खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो कहाँ बैठी रही थी? अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे। कहाँ? अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे। रात्रि के उत्सव में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? रात्रि के उत्सव में कौन सम्मिलित नहीं हुआ? ए, बै, सै या फिर दै। तो राजकुमार अरुण जो है वो रात्रि के उत्सव में सम्मिलित नहीं हुआ, वह रात भर जागता रहा। कौन से उत्सव की बात चल रही है यहाँ उस उत्सव की बात चल रही है जो कौशल में मनाया जा रहा था। कौशल में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? कि उस दिन कृषि का प्रारंभ कर रहे थे राजा, वही उत्सव मनाया जा रहा था। युवक भी आया हुआ था, लेकिन वह रात भर रात्रि के उत्सव में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वह रात भर जागता रहा और मधुलिका के बारे में ही सोचता रहा था। विश्राम भवन में कौन जागरण कर रहा था? तो अरुण। कौन जागरण कर रहा था? अरुण। प्राची में जैसे गुलाबी खिल रही थी, प्राची में जैसे गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। प्राची मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में जैसे गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। प्रस्तुत पंक्ति में उसकी सर्वनाम किसके लिए आया है? उसकी भी किसकी आंखों में था? गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। मधुलिका के लिए, राजकुमार अरुण के लिए, सेनापति के लिए, महाराज के लिए। किसके लिए? प्राची में। तो किसके लिए आया है? प्राची में जैसे राजकुमार अरुण के लिए। किसके लिए? राजकुमार अरुण के लिए। कौन प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था? प्रभात के पवन से कौन पुलकित हो रहा था? राजकुमार अरुण, मधुलिका, कपोती, सिंधु देश का तुरंग। तो सिंधु देश का तुरंग राजकुमार का अश्व था वो। राजकुमार को कौन अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दी? बताओ भैया, बता सकते हो तो बताओ, अगर कहानी पढ़ी है तो बता दोगे। उत्सव में एक किशोरी, मधुलिका, मुंडेर पर एक कपोती, कोई नहीं। राजकुमार को कौन अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दी? राजकुमार को कौन अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दी? तो मुंडेर पर एक कपोती। युवक कुमार तीर सा निकल गया, पंक्ति में अलंकार है उपमा। अरुण ने किसे मौन रहने का संकेत किया? अरुण ने किसे मौन रहने का संकेत किया था? बताइए, महत्वपूर्ण है। सूर्य को, वृक्ष को, हवा को, अश्व को। अरुण ने किसे मौन रहने के कहा था? तो अश्व को। किसको? अश्व को, क्योंकि वहां से रात्रि भर जागा, फिर सुबह जल्दी तीर के समान वहां से निकल गया विश्राम भवन से, और सीधे कहाँ पहुंचता है? सीधे पहुंचता है वह राजकुमारी के पास। किसके पास पहुंचता है? और रात भर जागने के कारण उसकी आंखों का रंग, ठीक है ना, गुलाबी हो रहा था, और सीधे कहाँ पहुंचता है? राजकुमारी के पास। जब राजकुमारी के पास पहुंचता है तो राजकुमारी सो रही होती है, इसलिए वह अश्व को मौन रहने के लिए कहता है, ताकि वह उस जो दुर्लभ क्षण है उसके दर्शन कर सके। वह उस सोई हुई सुंदरी को निहारना चाहता था। अब देखो, उसी के लिए कहते हैं, छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट तुम कौन हो? कथन है। किसका कथन है ये? बताइए। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन हो सकता है ये, और गलती भी हो सकती है। एक कोकिल का, वृद्ध मंत्री का, प्रतिहारी का, सेनापति का। ठीक है ना? एक कोकिल का, वृद्ध मंत्री का, प्रतिहारी का, सेनापति का। तो किसका है? एक कोकिल का है। एक कोकिल का है। एक कोकिल का नाम आया है, एक कपोती का नाम आया है। कोयल भी है और कबूतर भी है, दोनों है। मादा कबूतर हो जाएगा कपोती। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता।
अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। यह माधवी लता किसे कहा गया है? यहाँ छिन्न माधवी लता भी कह सकते हैं, छिन्न माधवी लता किसे कहा गया है? मधुलिका को, एक लता को, अरुण को, कपोती को, तो किसको? मधुलिका को। किसे? मधुलिका को। पुरस्कार कहानी में मधुलिका को कहा गया है, क्या क्या कहा गया है? एक कृषक बालिका कहा गया है, बिल्कुल सही है। सरलता की देवी कहा गया है, बिल्कुल सही है। एक छिन्न माधवी लता कहा गया है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है, कथन किसका है? मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है। मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है। अरुण का, मधुलिका का, महाराज का या सेनापति का? अरुण का, मधुलिका का, महाराज का या सेनापति का? तो किसका कथन है ये? अरुण का। अरुण किसका भक्त बन गया था? मधुलिका का भक्त बन गया था। किस छवि का? उस छवि का जिसका हम वर्णन पहले कर चुके हैं कि कोश्यवसन, कोश्यवसन जब वह संभाल रही होती है, कोश्यवसन संभालते हुए और पसीने की बूंदें उसके मस्तक पर, उसके ललाट पर रहती है और वह स्वर्ण जड़ित बीजों का थाल लिए राजा के साथ साथ चलती है और जैसे ही बीज उठाने के लिए राजा हाथ बढ़ाते हैं तो वह थाल आगे कर देती है। उस छवि का राजकुमार जो है वो अंधभक्त बन गया था। उस छवि का राजकुमार जो है अंधभक्त बन गया था। कौन दुख से विकल था? कौन दुख से विकल था? तो दुख से कौन विकल था? अरुण, सॉरी मधुलिका। दुख से कौन विकल था? मधुलिका। राजकुमार अरुण किसके अनुग्रह का प्रार्थी था? राजकुमार अरुण किसके अनुग्रह का प्रार्थी था? राजकुमार अरुण किसके अनुग्रह का प्रार्थी था? कौशल महाराज के, सिंह मित्र के, मधुलिका के, अग्निसेन के? किसके? राजकुमार अरुण किसके अनुग्रह का प्रार्थी था? तो मधुलिका के अनुग्रह का प्रार्थी था। किस प्रकार का अनुग्रह किया था उसने? उसने प्रणय निवेदन किया था और उसी का वह प्रार्थी था। आप नंदन विहारी, आप नंदन विहारी और मैं पृथ्वी पर, बिहारी नहीं है यहां विहारी है, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। पंक्ति में नंदन विहारी कहा गया है। नंदन विहारी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, अरुण को, अपने आराध्य को, महाराज को। तो अरुण को। किसको कहा गया है? अरुण को यहां नंदन विहारी कहा गया है, आप ध्यान रख लेना। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। अवगुंठन, मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। कथन किसका है? अवगुंठन से तात्पर्य है। तो कथन किसका है? पहले तो मधुलिका का है, अरुण का है, अरुण का है, मधुलिका का। किसका कथन है ये? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कथन किसका है? यह अरुण का कथन है। किसका कथन है ये? अरुण का कथन है। और अवगुंठन का मतलब क्या है? अवगुंठन का मतलब है पर्दा या घूंघट। पर्दा या घूंघट। तो वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय की भावना अवगुंठन या अवगुंठन में रहना नहीं जानती। मधुलिका कहाँ की रहने वाली थी? मधुलिका कहाँ की रहने वाली थी? बताइए, मधुलिका कहाँ की रहने वाली थी? कौशल की, मगध की, अवंतिका की, उज्जैन की। तो कौशल की रहने वाली थी। वैसे कौशल में भी वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली थी। कौशल में भी वो कौशल की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली थी। अरुण कहाँ का राजकुमार था? अरुण कहाँ का राजकुमार था? तो अरुण मगध का राजकुमार था। कहाँ का राजकुमार था? अरुण मगध का राजकुमार था। ये फिर से आ गया क्वेश्चन।
मगध का राजकुमार था। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। कथन किसका है? ए बै स या फिर दै, तो किसका है? मधुलिका का। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। कथन किसका है? मधुलिका का है। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। पंक्ति में उसके सर्वनाम किसके लिए आया है? मतलब उसके सर्वनाम किसके लिए आया है? तो किसके हृदय में टीस सी होने लगी? किसके हृदय में टीस सी होने लगी? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। किसके हृदय में टीस सी होने लगी? किसके हृदय में? मधुलिका के हृदय में। किसके हृदय में? मधुलिका के हृदय में टीस सी होने लगी। मधुलिका अपनी भूमि कौशल नरेश को देने के बाद अपना जीवन यापन कैसे करती थी? भीख मांगकर, घरों में काम करके, दूसरों के खेत में काम करके, चौथे पहर रूखी सूखी खाकर, कपड़ों की सिलाई करके। दूसरों के खेत में काम करके और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर। क्योंकि खेत तो क्या था कि खेत तो राजा साहब ने ले लिया और जो धन दिया था थोड़ा बहुत वो उन्होंने उनके ऊपर से निछावर करके बिखेर दिया। ठीक है ना। अब कुछ रहा नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ गया था? दूसरों के खेत में काम करके चौथे पैर रूखी सूखी खाकर जीवन यापन करती थी। मधुलिका की पर्णकुटी जो है कहां स्थित थी? मधुलिका की पर्णकुटी कहां स्थित थी? नदी के किनारे, तालाब के पास, गांव के मध्य, मधुक वृक्ष के नीचे। तो वो भाई मधुक वृक्ष के नीचे ही, अपने खेत के किनारे पर मधुक वृक्ष के नीचे रहती थी और वहीं पर उसने अपनी जो है पर्णकुटी बना ली थी और उसी में रहा करती थी। मधुलिका की पर्णकुटी की दीवारें किससे बनी हुई थी? तो सूखे डंठलों से। किससे बनी हुई थी? सूखे डंठलों से। मधुलिका का आदर कौन करते थे? समस्त स्त्रियां व किशोरियां, समस्त ग्रामवासी। मधुलिका का आदर कौन करते थे? समस्त ग्रामवासी उसका आदर करते थे। आह मनुष्य कितना निर्दय है, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। मधुलिका के इस कथन में अपरिचित किसे कहा गया है? आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। मधुलिका के इस कथन में अपरिचित किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है अपरिचित? राजकुमार अरुण को कहा गया है। यह कब कहा गया है? जब वह पहली बार प्रणय निवेदन करने आते हैं तब कहा गया है। दूसरी बार तो वो पूरी तरह से इतने दुख दर्दों का सामना करती है और मन ही मन में बार बार अरुण को याद भी करने लग जाती है अपनी झोपड़ी में बैठे कि काश उस दिन मैंने अरुण का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया होता तो आज मैं मगध के राजप्रसादों में रह रही होती। इस प्रकार के सपने भी लेने लग जाती है। और दूसरी बार जैसे ही मगध का राजकुमार अरुण 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 3 वर्ष बाद लौट कर आता है तो वह बहुत अधिक खुश होती है और उसका प्रणय निवेदन जो है वो स्वीकार कर लेती है। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, पंक्ति ली गई है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो कॉमन सी बात है, पुरस्कार कहानी से ली गई है। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण, जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। बिल्कुल अलग है ये। आपको अगर अकेली ये पंक्तियां आ गई तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुरस्कार की पंक्तियां हैं। ऐसी पंक्तियां पूरी कहानी में आपको कहीं नहीं मिलेंगी।
ऐसी पंक्तियां पूरी कहानी में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो विशेष पंक्तियां हैं ये, जिसे देखकर हम बता नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ तो ये अलग अलग, जैसे ये देखो लिखा हुआ है अनोखी परीक्षा, बेचारा कॉमन मैन, पुरस्कार, नशा। अब यहाँ अलग अलग लिखो, इसकी जगह अगर सभी कहानियों के या कथन लिखे जाएं तो समस्या हो जाएगी कि यह कथन किसका है, क्योंकि ये कथन आचार्य शुक्ल जैसा लग रहा है। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। पंक्तियां किस अध्याय से ली गई है? पुरस्कार कहानी से ली गई है। किस कहानी से ली गई है? पुरस्कार कहानी से ये ली गई है। आज मधुलिका किस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी? आज मधुलिका किस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी? अपनी भूमि के लिए, पुरस्कार स्वरूप दी गई स्वर्ण मुद्राओं के लिए, राजकुमार अरुण के प्रणय निवेदन को उपयुक्त सभी। तो राजकुमार अरुण के प्रणय निवेदन को, उपयुक्त सभी नहीं है भैया, राजकुमार अरुण के प्रणय निवेदन को। मैंने कहा ही था कि वो बार बार याद कर रही थी कि काश मैंने राजकुमार का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया होता। मधुलिका को कहाँ का काल्पनिक चित्र नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा? वो झोपड़ी में थी, जो पर्णकुटी में थी, और पर्णकुटी से जब बिजली चमकती थी तो रोशनी अंदर आती थी। उसी रोशनी में से उसे कहाँ के मगध के जो प्रसाद थे वो नाचते हुए नजर आते थे। उसे मगध के प्रसाद दिख रहे थे, उसे लग रहा था कि काश मैंने वो प्रणय निवेदन स्वीकार किया होता तो आज मैं उन महलों में रह रही होती। तो मगध की प्रसाद माला के वैभव का, मगध की प्रसाद माला के वैभव का सौंदर्य उसमें से, आलोक में से, प्रकाश में से नाचता हुआ दिखाई देता है। मधुलिका को किसने व्यथित और अधीर कर दिया था? मधुलिका को किसने व्यथित और अधीर कर दिया था? दरिद्रता की ठोकरों ने, अरुण के व्यवहार ने, मूसलाधार बरसात ने, चमकती हुई बिजली ने, चमकती हुई बिजली ने किसने अधीर कर दिया था? मधुलिका को बताइए किसने अधीर कर दिया था? दरिद्रता की ठोकरों ने। किसने अधीर कर दिया था? दरिद्रता की ठोकरों ने। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है। प्रस्तुत पंक्ति में खिलवाड़ी शिशु किसे कहा गया है? राजकुमार अरुण को, मधुलिका को, महाराज को, सेनापति को? तो खिलवाड़ी शिशु किसे कहा गया है? खिलवाड़ी शिशु यहाँ मधुलिका को कहा गया है। क्यों कहा गया है मधुलिका को? क्योंकि वह भी उस पुरानी यादों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पुरानी यादों को पकड़ने की, कौन सी पुरानी यादों को? जब अरुण ने उसे प्रणय निवेदन किया था। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। पंक्ति किस कहानी से ली गई है? पुरस्कार कहानी से। जब दूसरी बार अरुण लौट कर आता है तब वह उस पर्णकुटी के पास रुकता है और उसका दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कि कौन है यहाँ? पथिक को यहाँ आश्रय चाहिए। वर्षा के भीषण रूप को देखकर मधुलिका किसके बारे में सोचकर कांप उठी? स्वयं के बारे में, राजकुमार अरुण के बारे में, अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में, अपने खेत के बारे में? तो किसके बारे में सोचकर? अपनी जर्जर झोंपड़ी के बारे में सोचकर वह कांप उठी। मधुलिका और राजकुमार अरुण कहाँ बैठकर बातें कर रहे थे? मधुलिका और राजकुमार, जब वह राजकुमार पुनः लौट कर आया, दरवाजा खटखटाया, जैसे ही राजकुमार दिखा दोनों एक दूसरे के गले मिले और फिर मतलब स्नेह के बाद वो फिर बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। तो कहाँ बैठते हैं वो? ठीक है ना, पहाड़ी गुफा के द्वार पर, वट वृक्ष के नीचे, पहाड़ी गुफा के द्वार पर, पहाड़ी गुफा के द्वार पर, अम्र वृक्ष के नीचे, पहाड़ी गुफा के अंदर, पहाड़ी गुफा के द्वार पर। कहाँ बैठ जाते हैं? पहाड़ी गुफा के द्वार पर दोनों बैठ जाते हैं। राजकुमार अरुण ने वीरों की आजीविका किसे बताया है? राजकुमार अरुण ने वीरों की आजीविका किसे बताया है? राज्य के धन को, बाहुबल को, सैनिकों को, तलवार के बल को? तो किसको बताया है? बाहुबल को। किसको बताया है? बाहुबल को, कि वीरों की आजीविका जो है वो बाहुबल ही है। ठीक है ना, इसी के आधार पर वो अपना जो है सत्ता कायम करते हैं और जो कुछ भी प्राप्त करना होता है वो इन्हीं बाहुबल के बल पर ही प्राप्त करते हैं।
ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। राजकुमार अरुण ने जीवन मरण के साथी किसे कहा है? ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं। किसे कहा है जीवन मरण के साथी? सुख दुख को, जीत हार को, सैनिकों को, अस्त्र शस्त्रों को। तो किसको कहा है? सैनिकों को कहा है। क्योंकि राजकुमार अरुण जब निर्वासित हो जाता है मगध से और दूसरी बार जब मधुलिका के पास जाता है तो उसके साथ 100 सैनिक होते हैं और उन 100 सैनिकों के लिए मधुलिका अरुण से कहती है कि तुम जो ये इतने 100 सैनिक लिए हुए घूम रहे हो तो इनका कैसे गुजारा भत्ता हो सकता है? तब वो कहते हैं कि यही मेरे जीवन मरण के साथी हैं, यही मेरे जीवन मरण के साथी हैं। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ कहाँ चले गए थे? कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ कहाँ चले गए थे? पहाड़ी दस्युओं का दमन करने, युद्ध लड़ने के लिए, पिंडारियों का दमन करने, युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है ना? तो पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए चले गए थे। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था राजकुमार अरुण ने। उन्होंने मधुलिका को कहा, राजकुमार अरुण ने, कि जो अधिकांश सैनिक है वो दस्युओं, पहाड़ी दस्युओं का, शत्रुओं का, ठीक है ना, दमन करने के लिए गए हुए हैं और ये मेरे पास अवसर है, मैं कौशल पर अधिकार कर लूंगा। कुशल मनुष्य के सामने उसने अवसर को हाथ से, कुशल मनुष्य के समान, सामने नहीं है ये, कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। पंक्ति में कुशल मनुष्य किसे कहा गया है? पंक्ति में कुशल मनुष्य किसे कहा गया है? अरुण को, मधुलिका को, महाराज को, सेनापति को? अरुण को। किसको कहा गया? अरुण को। कौन सा अवसर? क्योंकि जैसे ही मधुलिका ने उसका परिणय निवेदन स्वीकार किया तो उसने उसी वक्त मौके पर चौका लगाते हुए उसे कह दिया कि आप जो राजा साहब है वो उस दिन से ही, जब से आपकी भूमि राज्य ने ली है, तब से ही वो इस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आपको वह कुछ उसके बदले में कुछ देश के, तो आप जाकर उनसे जो है दक्षिणी नाले के समीप, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जो जंगल वाली भूमि है वह मांग लीजिए। दारुण भावना से किसका मस्तक विकृत हो उठा? दारुण भावना से किसका मस्तक, दारुण भावना से किसका मस्तक, दारुण भावना से किसका मस्तक जो है विकृत हो उठा? किसका? मधुलिका का। दारुण भावना से किसका मस्तक विकृत हो उठा? मधुलिका का। पुरस्कार कहानी में चम्रधारिणी युवती से तात्पर्य है। पुरस्कार में चम्रधारिणी युवती से तात्पर्य है पान वाली स्त्री, बालों का बना पंखा घुमाने वाली स्त्री, पैरों तक लंबा वस्त्र पहनने वाली स्त्री, उपयुक्त सभी। तो कौन सी? बालों का बना पंखा घुमाने वाली स्त्री। ये बालों का भी हो सकता है और पंखों का बना, ठीक है ना, पंखों का बना पंखा। ये चम्र जो है ये पंखों से बना वस्त्र के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। पंखों से बना वस्त्र जिसे चम्र कहा जाता है, धारणी उसको धारण करने वाली। दो इस शब्द का, चम्र शब्द का प्रयोग पूरी कहानी में दो जगह होता है। एक जगह गजराज के लिए होता है, हाथियों के लिए होता है। उन हाथियों पर जो ये चम्र है ये बिछाया हुआ होता है और उस पर राजा साहब बैठे होते हैं। और दूसरा यहाँ चम्रधारिणी युवती के लिए आता है जो राजा साहब के पीछे खड़ी वो पंखा हिला रही होती है, उनको हवा दे रही होती है। पूरी कहानी में दो ही जगह चम्र शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रख लेना। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है, पंक्ति में अलंकार है, उपमा अलंकार है। तुम्हें कहीं देखा है, कथन है। तुम्हें कहीं देखा है, कथन किसका? आसान सा प्रश्न है। किसने कहा था? कौशल नरेश ने। किसने कहा था? कौशल नरेश ने कहा था कि तुम्हें कहीं देखा है। कब कहा था? यहाँ छोटा सा है लेकिन मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना देता हूँ। तुम्हें कहीं देखा है, हुआ ये था कि जब सेनापति मधुलिका ने जब सेनापति को बताया कि किस तरह से मैंने ये भूमि ली थी और किस तरह से वो भूमि अरुण को दी, अरुण अपने 100 सैनिकों के साथ
आज रात ही राजा पर आक्रमण करेगा और इस राज्य को अपने कब्जे में कर लेगा या राज्य पर अधिकार कर लेगा। ये सारी बात जब उसने सेनापति को, कौशल के सेनापति को बताई, तो कौशल के सेनापति ने 80 सैनिक जो है उसी वक्त अरुण को रोकने के लिए भेज दिए और 20 सैनिकों के साथ मधुलिका को लेकर राजा के पास पहुंच गया। और राजा ने उसको देखते ही कहा कि तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हें कहीं देखा है। तब पता चलता है नहीं नहीं यहां नहीं है। यह होता है जब वह दूसरी बार पुरस्कार लेने के लिए जाती है। जो सैनिक होता है वह, जिसे प्रतिहार कहा गया, प्रतिहार जो है सैनिक जो है वो उसे लेकर अंदर जाता है राजा के पास। पहली बार पुरस्कार लेने से मना कर देती है, दूसरी बार जब भूमि का पुरस्कार लेने जाती है तब राजा साहब कहते हैं कि तुम्हें कहीं देखा है। तब पता चलता है कि यह सिंह मित्र की कन्या है जिसने भूमि दान दी थी, वही कन्या। तब वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ये भूमि जंगल की, तब की बात है ये पूरी, तुम्हें कहीं देखा है। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? महाराज ने मूर्ख किसे कहा? ए बै सै या दे, तो किसे कहा? मधुलिका को। किसे कहा? मधुलिका को। क्योंकि वो मधुलिका को कहते हैं कि तुम्हें कितना धन चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए। तब वह कहती है कि मुझे धन नहीं चाहिए। जब वो फिर कहती है कि मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार ही उसने धन क्या किया था, राजा के ऊपर से निछावर करके बिखेर दिया था, और फिर उसको धन का कहा तो वह कहती है मुझे धन नहीं चाहिए। तो वह कहता है मूर्ख तुम्हें क्या चाहिए? तब वह कहती है कि मुझे वह जंगल वाली, दक्षिणी नाले के समीप जंगल वाली भूमि चाहिए। मधुलिका ने महाराज से क्या मांगा? स्वर्ण मुद्राएं मांगी, उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, अपना खेत जो उस समय दिया था, राज्य का आधा भाग। क्या मांगा था? तो क्या मांगा था मधुलिका ने? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं तुम्हारी यह प्रार्थना। कथन किसका है? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं तुम्हारी यह प्रार्थना। किसका कथन है ये कथन है कौशल नरेश का। क्यों है कौशल नरेश का, ये भी बता दूं कि जब उन्होंने, मधुलिका ने दुर्ग के समीप दक्षिणी नाले के पास जंगल वाली भूमि मांगी, तब उन्होंने कहा कि वह सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह भूमि किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं तुम्हारी यह प्रार्थना। तुम्हारी प्रार्थना है, तुम सिंह मित्र की कन्या हो, वह वीर सिंह मित्र जिसने किसी दिन मगध से कौशल की लाज बचाई थी। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें यह भूमि देता हूं। तो यह कथन किसका है? कौशल नरेश का है। मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले, भूमि किसके कहने पर मांगी थी? मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले किसके कहने पर मांगी थी? पता ही है, राजकुमार अरुण के कहने पर। मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले भूमि कहां मांगी थी? दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। उत्तर है द, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। कहां? दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। कौशल नरेश ने दुर्ग के पास की भूमि रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर भी मधुलिका को क्यों दे दी? कौशल नरेश ने दुर्ग के पास की भूमि रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने पर भी मधुलिका को क्यों दे दी? उसे भूमि के बदली भूमि देनी थी। कौशल के वीर सिंह मित्र की कन्या थी। ए एवं बै दोनों, मधुलिका को वह भूमि पसंद थी। उत्तर है बै, कौशल के वीर सिंह मित्र की कन्या थी, इसलिए दे दी थी, और कोई कारण नहीं था। दवाई चल रही है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रुक तो नहीं सकते ना। तबीयत का क्या है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन समय एक बार निकल गया, मैं फिर लौट कर आने वाला नहीं है, तो समय ज़रूरी है। दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास जंगल की शून्यता किससे भंग हो रही थी? आपको एक बात बता दूं कि पहले जब युद्ध में जाया करते थे, सैनिक युद्ध लड़ा करते थे, बहुत से घाव होते थे, फिर भी युद्ध लड़ते रहते थे। तो वो क्या था कि जैसा वो अपने आप को जैसा बनाना चाहे वैसे ही बन जाते हैं। हम जैसे हीरो आदि को देखते हैं कि वो लगातार खुद स्टंट करने के चक्कर में उनके चोट लग जाती है,
ठीक है ना, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर चोट लग जाती है, फिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, लगातार काम करते रहते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हीरो के चोट लगी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। तो हार नहीं माननी चाहिए। हार की बात बताऊँ, इंसान जिसको जैसा मान लेता है वैसे हो जाता है। मैं बाड़मेर में रहता था, तो वहाँ मेरे एक मित्र थे, ठीक है ना, तो वो क्या थे, मतलब जैसे खांसी जुकाम हो गया या इस तरह से, तो उनको कभी कभार तबीयत खराब हो जाती, खांसी जुकाम, तो मैं देखता खाने के बड़े शौकीन थे। अब जैसे खांसी जुकाम हो गया, तो खांसी जुकाम में नॉर्मली क्या होता है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, गला दर्द हो गया, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं, बहुत कम हल्का भोजन लेते हैं, और गला खराब होने पर हम ज़्यादातर घी, दूध, दही हम नहीं लेते हैं। तो वो महाशय क्या थे, उन महाशय ने क्या करना कि जैसे टैबलेट लेने आदि से क्या है कि नींद वगैरह आती, तो वो सो जाते, और रात को उठते, रात को 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, उठते ही उन्होंने देखा कि सब्जी पड़ी है, रोटियां पड़ी है, सब्जी डाली, दही डाली उसमें, और देखा कि दही कम है तो उसमें दूध डाल लिया, और फिर उसी में सब्जी डाल ली, सबको मिला के और खा लिया, और फिर सो गए। तो वो मतलब कितने भी बीमार पड़ जाएं, उनकी डाइट पर कोई असर नहीं होता था। तो उसका ये होता था कि मुझे नहीं लग रहा क्या होता है, लेकिन उनको मैंने ऐसे देखा है कि उनके साथ क्या होता था कि वो फिर से वापस एक आध दिन के अंदर ही वो वापस वैसे के वैसे हष्ट-पुष्ट हो जाते थे। उनकी बीमारी कहाँ चली जाती थी पता नहीं। हमें ऐसा लगता था कि वो जो खाना खाते थे उस खाने के नीचे ही उनकी बीमारी दब जाती थी। तो जो इंसान मतलब अपनी जो कमियां कह सकते हैं या अपनी जो परिस्थितियाँ हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो वो परिस्थितियाँ जो विपरीत परिस्थितियाँ अपने आप ही कहीं दब खप जाती है। तो हमेशा अपना हौसला बनाए रखें, ठीक है ना। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। दुर्ग के दक्षिणी नाले के पास जंगल की शून्यता किससे भंग हो रही थी? दुर्ग के दक्षिण नाले के पास जंगल की शून्यता किससे भंग हो रही थी? झिंगुरों की आवाज से, मनुष्यों के पद संचार से, उल्लुओं की आवाज से, शियारों की आवाज से। तो मनुष्यों के पद संचार से। कैसे? क्योंकि जंगल की जो भूमि थी वो हमेशा शांत रहती थी, ठीक है ना, वहां किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं होती थी, क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं था। लेकिन वो भूमि किसने ले ली थी? वो भूमि राजा साहब ने मधुलिका को दे दी थी। और अब वहां पर जो अरुण है उसके 100 सैनिक वहां से उस जंगल को काट रहे थे, काट कर रास्ता बना रहे थे। उस रास्ते के माध्यम से वो उस दुर्ग पर आक्रमण करने वाले थे। तो इसलिए उनके पद संचार से वहां की जो शून्यता है वो भंग हो रही थी। मगध का निर्वासित राजकुमार कितने पहर बाद कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती पर अधिकार करने वाला था? 4 पहर बाद। कितने पहर बाद? 4 पहर बाद उसने कहा, मधुलिका को कहा कि जाओ अब जाकर अपनी पर्णकुटी में आराम करो, सुबह तो तुम्हें राजभवन में ही आराम करना होगा, और 4 पहर बाद मैं कौशल पर अधिकार कर लूंगा, ठीक है ना। तो 4 पहर बाद वो कौशल पर अधिकार करने वाले थे। कौशल राष्ट्र का चिर शत्रु कौन सा राष्ट्र था? तो मगध। कौशल राष्ट्र का चिर शत्रु कौन सा राष्ट्र था? मगध। राजकुमार अरुण के पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? बहुत बार बता चुका हूं, 100 थी। राजकुमार अरुण के पास कितने सैनिकों की संख्या कितनी थी? 100 थी। और जब सेनापति मधुलिका को रास्ते मिला, मधुलिका को जब अरुण ने कहा कि अब तुम जाकर झोपड़ी में आराम करो, सुबह तक तुम्हें राज्य में ही आराम करना होगा, वहीं तुम्हारा राज तिलक होगा। तो कहने से तात्पर्य है कि उस वक्त जब वह जा रही होती है तब उसे लगता है कि वो कहीं न भटक गई है, उसने अपने राज्य को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया है। जब जा रही होती है तो रास्ते में उसे कौशल के सेनापति मिलते हैं, उनके साथ भी 100 सैनिक होते हैं। और उस वक्त वो क्या है, 80 सैनिक भेज देते हैं और 20 सैनिकों के साथ मधुलिका को लेकर राजा के पास जाते हैं, और वहाँ से फिर 100 सैनिक और भेजते हैं। इस तरह से कौशल के 180 सैनिक पहुँचते हैं और उधर से उसके 100 सैनिक होते हैं। अरुण को बंदी बना लिया जाता है और अंत में उसे प्राण दंड दिया जाता है। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया। कथन किस कहानी से उधरता है? पुरस्कार कहानी से। किस कहानी से? किसने कहा? ये कहा था अरुण ने कि अंधकार अधिक हो गया, अब तुम जाकर अपनी झोपड़ी में सो जाओ। मधुलिका को प्रातः कितने उल्काधारी अश्वरोही आते दिखे? प्रातः नहीं है, ये बात रात्रि की चल रही है, ठीक है ना, कि मधुलिका को वैसे या प्राय था, ठीक है ना। मधुलिका को प्राय कितने उल्काधारी अश्वरोही आते हुए दिखाई दिए? तो कितने उल्काधारी, ठीक है ना, मशाल हाथ में लिए हुए कितने लोग आते हुए दिखाई दिए थे? ये तब की बात है जब
अरुण ने कह दिया कि अंधेरा हो गया अब तुम जाओ, वह आ रही है, तब उसको दिखाते हैं कितने 100। कितने सैनिक दिखाई देते हैं 100। ये कौन से हैं? ये कौशल के सैनिक हैं, ये कौशल के सैनिक हैं। किसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा थी और दाहिने हाथ में किसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा लगाम थी और दाहिने हाथ में नंगी खड़ग थी, नंगी तलवार थी? अरुण के, कौशल नरेश के, कौशल सेनापति के, उल्काधारी के। तो आगे आगे एक सेनापति चल रहा था, उसके थी। आगे आगे एक क्या था? अधेड़ सेनापति, वीर अधेड़ सैनिक। किसके? वीर, इनमें से कोई नहीं है, वीर अधेड़ सैनिक, वीर अधेड़ सैनिक के हाथ में थी। किसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा थी और दाहिने हाथ में नंगी खड़ग थी? वीर अधेड़ सैनिक। ये वीर अधेड़ सैनिक कौशल के सेनापति या सेना जो आ रही थी उसके आगे आगे चल रहा था, ठीक है, और पीछे पीछे सेनापति थे। मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, क्योंकि व्यक्तिगत सुख के लिए अपने राष्ट्र को खतरे में डाल दिया था। वह राजरानी बनने वाली थी, कहीं राजकुमार असफल न हो जाए। मुझे भी राजकुमार के साथ जाना चाहिए। व्यक्तिगत सुख के लिए अपने राष्ट्र को खतरे में डाल दिया था, इसलिए उसकी मधुरता नष्ट हो गई थी। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप कौशल नरेश से क्या मांगा? मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप कौशल नरेश से क्या मांगा था? अरुण के साथ मृत्युदंड। क्या मांगा था? अरुण के साथ मृत्युदंड मांगा था। क्यों मांगा था? क्योंकि वह वास्तव में अरुण से सच्चा प्रेम करती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसने अपने व्यक्तिगत प्रेम पर, जो राष्ट्र प्रेम है, उसको महत्व अधिक दिया था। अब उसने अपने राष्ट्र प्रेम का अरुण को पकड़वाकर अपने राष्ट्र प्रेम का निर्वाह तो कर दिया था, लेकिन अब वह अपने व्यक्तिगत प्रेम का भी निर्वाह करना चाहती थी। इसलिए वह राजा साहब से पुरस्कार स्वरूप मांग रही थी कि आप मुझे मृत्युदंड दीजिए। इस पूरी कहानी में पुरस्कार की बात 3 जगह आती है। पहली बार जब मधुलिका की भूमि कृषि के लिए चुनी जाती है तब उसे पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन वह पुरस्कार ग्रहण नहीं करती है। उसे जो स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है वह राजा साहब के ऊपर न्यौछावर करके वह बिखेर देती है। दूसरी बार जब अरुण उसे मिलता है तो मधुलिका को पुरस्कार के रूप में दुर्ग के दक्षिणी नाले की जो जंगली भूमि है, मतलब जंगल से युक्त भूमि है, वह लेने के लिए कहता है। तब जो मधुलिका है वो राजा साहब के पास वह भूमि मांगने के लिए जाती है और पुरस्कार स्वरूप उस भूमि को प्राप्त करती है। और तीसरी बार जब राजा साहब कहते हैं कि हे मधुलिका, तूने एक बार फिर से कौशल की लाज बचा ली। तूने एक बार फिर से तात्पर्य आज से पहले किसने बचाई थी? आज से पहले मधुलिका के पिता सिंहमित्र ने भी कौशल की लाज बचाई थी। आज मधुलिका तूने फिर से कौशल की लाज बचा ली। बताओ तुम्हें पुरस्कार स्वरूप क्या चाहिए? तुम मेरी समस्त निज भूमि रख सकती हो। राजा साहब उसे कहते हैं कि तुम मेरी समस्त निज भूमि रख सकती हो, लेकिन वह उन सब से इनकार कर देती है। वह कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अरुण के साथ मृत्युदंड दे दीजिए। मधुलिका ने कौशल पर क्या उपकार किया? श्रावस्ती दुर्ग को एक दस्यु के हाथों में जाने से बचाया। अरुण द्वारा हमले की सूचना कौशल नरेश को देना। ए एवं बै दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए एवं बै दोनों। श्रावस्ती दुर्ग को एक दस्यु के हाथों में जाने से बचाया, ठीक है ना, और अरुण द्वारा हमले की सूचना कौशल नरेश को देना। सेनापति ने कितने सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी थी? सेनापति ने कितने सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने की दी थी? पहली बार 80। कितने सैनिकों को? 80 सैनिकों को। किसे देखकर जनता रोष से हुंकार उठी? किसे देखकर जनता रोष से हुंकार उठी कि इसे मृत्युदंड इसे मृत्युदंड दिया जाए, इसे मृत्युदंड दिया जाए। किसे देखकर? अरुण को देखकर, मधुलिका को नहीं, अरुण को देखकर, केवल और केवल अरुण को देखकर। उसने कहा मुझे कुछ न चाहिए। कथन किसका है? उसने कहा मुझे कुछ न चाहिए। किसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? तो किसने कहा था? मधुलिका ने। किसने? मधुलिका ने। किसके मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा? 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 तो किसके मन में?
मधुलिका के मन में, मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। 90% की बात कही थी मैंने और ये 91 हो गए हैं। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा, दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। यहां उसका सर्वनाम किसके लिए आया है? दारुण भावना से उसका मस्तक, दारुण भावना से उसका मस्तक, किसका मस्तक विकृत हो उठा? मधुलिका का। किसका मस्तक? मधुलिका का मस्तक जो है वो विकृत हो उठा दारुण भावना से। ठीक है ना। इसी प्रकार के प्रश्नों की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 50 वीडियो साहित्य करेंगे केवल 149 रुपये में, और व्याख्याता टेस्ट सीरीज 150 वीडियो, वरिष्ठ अध्यापक की टेस्ट सीरीज भी 150 वीडियो केवल 149 रुपये में। ठीक है ना। और इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा, व्याकरण के सभी वीडियो रहेंगे, काव्य शास्त्र के सभी वीडियो रहेंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु का सारांश भी रहेगा, और कम से कम प्रत्येक बिंदु पर 2 वीडियो रहेंगे, और प्रश्नों की संख्या जमकर बरसेगी। ठीक है ना।